आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी, वो भी चैप्टर नंबर 2 को लेकर के। तो चैप्टर नंबर 2 को लेकर के हम अभी बात करेंगे। तो इस पर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का नाम है खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। मतलब इस चैप्टर का है मेन तो पॉइंट ये है कि जो खाद्य संग्राहक जो लोग थे वो लोग है भोजन तक कुल या उत्पादन जो भोजन का करना, जैसे गेहूँ चावल और जैसे कृषि वाली चीज़ें, यहाँ तक कुल उनका जो भी सफ़र है इस पर हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल के लोग थे या हमारे जो पूर्वज कहे जाते हैं साइंस में, अगर हम देखें तो वो लोग क्या किया करते थे, खाद्य संग्राहक थे। मतलब ये है कि वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब घूमा करते थे और जैसे कि पेड़ पौधे और जंगली शिकार करके अपने मतलब है कहा जाए तो भोजन का स्रोत निकालते थे। परंतु धीरे धीरे उनको मतलब है कहा जाए तो उन्हें जौ के बारे में पता चला, गेहूँ, ये सारी सीड्स के बारे में पता चला। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भोजन उत्पादन मतलब कृषि करना स्टार्ट कर दिया और एक जगह पर स्थायी हो गए। तो इन सब टॉपिकों को लेकर के बात करेंगे। तो ये इसका विषय क्षेत्र क्या है, तो इतिहास में ये रिलेटेड है, वो भी इतिहास के प्रारंभिक अवस्थाएं, जो भी प्रारंभ में इतिहास के हम पढ़ते प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे आते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते, प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक अवस्थाओं को लेकर के बात करेंगे। अगर कोई बच्चा क्लास 6 में है, उसे भी मतलब कहा जाए तो मतलब ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो उससे भी मतलब ये कहा जाए तो मतलब हेल्पफुल रहेगा और यूपीएससी और जो सामान्य अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी हो सकती है। तो हम आज बात करेंगे इन टॉपिकों को लेकर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन है चैप्टर को लेकर के। तो इसमें क्या किया कहा गया है कि जो आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर घूमते क्यों थे। अब उनका घूमना मतलब है, जो आरंभ के मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे, बहुत सारे कारण हैं, अभी आगे वीडियो में बताती हूँ। तो वो लोग क्या करते थे कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं कि क्या है कि जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल जो पहले रहा करते थे, 20 लाख साल पहले जो कि रहा करते थे, आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। उनका कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ नाम रहा होगा, परंतु हम लोग उनका नाम देते हैं, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता का नाम देते हैं अपनी समझ के लिए। तो अखेटक खाद्य संग्राहक मतलब अखेटक खाद्य संग्राहक इसलिए नाम दिया क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुल भोजन की तलाश में जाया करते थे, तो इस वजह से उनका नाम ये पड़ गया। फिर भोजन का जो इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनको इस नाम से पुकारा जाने लगा। देखो, अभी मैंने बताया था कि हम उनका कोई ये नाम नहीं था और ना हमें कोई प्रूफ मिलता है कि हाँ उनका नाम यही रहा होगा, कि उन लोगों ने मतलब जो इकट्ठा रहते होंगे या इधर से उधर जाते थे तो वो भी लोग खाद्य जो अखेटक संग्राहक के नाम से जाने जाते थे, परंतु ऐसा कुछ नहीं। ये हम लोगों ने अपनी सरलतम के लिए इनका नाम रख दिया ऐसा। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगल के जानवरों के शिकार करते थे। मान लो आप किसी जंगल में रहते हो, जैसे मान लो यहाँ पर रहते हो और आप बहुत सालों से रह रहे हो और वहाँ के जंगल के जो भी मतलब जानवर खाते हो, हिरन हो गया और भी बहुत सारे जानवर हैं, उन्हें खा चुके हैं या वहाँ की वनस्पति समाप्त होगी, तो अब क्या करोगे, आप वहाँ से जा कर के यहाँ पर चले जाओगे कि हाँ चलो यहाँ पर अब जानवर मिलेंगे, यहाँ पर मतलब है शिकार करने को मिलेगा और भी जैसे कि पेड़ पौधों की जो भी फल फ्रूट हैं ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप यहाँ पर जाओगे। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछली चिड़िया ये सारी चीज़ें, फूल पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे, ये सारी चीज़ें वो लोग किया करते थे। फिर अगर हम बात करें तो हाँ, तो पहला कारण अगर हम देखें तो उनका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पहला कारण तो हम ये देखते हैं कि अगर वे एक ही दिन तक कुल मतलब कहा जाए तो मतलब ज़्यादा दिन, सॉरी एक दिन नहीं, ज़्यादा दिन तक कुल एक ही स्थान पर रहते तो क्या होता है कि वहाँ के आसपास की पेड़ पौधे या जानवर जो कि खा करके समाप्त कर देते हैं। तो इस मतलब भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक जंगल में मतलब अभी वैसे तो कोई जंगल में रहा ना होगा, पर मान लो सपोज दैट कि आप किसी जंगल में रह रहे हो और वहाँ पर आपने है 10-15 साल रहे और वहाँ के जानवर और कहा जाए तो जो फल फ्रूट जो वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं वो सब आपने खा लिया। अब वहाँ पर शायद ना उग रही हो या कुछ भी हो, वहाँ पे ख़त्म हो गया हो, तो आप क्या करोगे, वहाँ से
पलायन करोगे, दूसरी जगह पर जाओगे। तो ये एक कारण उनका हो सकता है कि वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हों। दूसरा कारण तो ये है कि शिकार के लिए या फिर हिरन जो मवेशी होते हैं वो चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। आपने देखा होगा कि जो जैसे मान लो गाय है, कहीं पे खाया करती है, जैसे खेतों में खाया करती है धान वान को या जो भी हरियाली वाली चीज़ है, तो वो क्या करती है धीरे धीरे खाते खाते आपको वही गाय का हो देखो तो आप 4-5 गांव दूर मिले, क्योंकि वो भोजन की तलाश में चली 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 जाती है ना। तो उसी हिसाब से जो भी मतलब शिकारी होते, जो मतलब हिरण या जो भी होते थे, वो क्या करते थे चारा की तलाश में एक जंगल से दूसरी जंगल तक जाते थे। और ये लोग क्या करते थे उन जानवरों का शिकार करते थे। उन जानवरों का शिकार करते, या उनके समझ लो यहाँ पर वो लोग शिकार नहीं कर पाए और आगे वो है उनके पीछे पीछे चले गए शिकार के चक्कर में, तो एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंच गए। तो इस हिसाब से वो लोग चले जाया करते थे। तो दूसरा कारण ये हो सकता है, एक तो पहला तो जो वनस्पति जहाँ पर रहते हैं वनस्पति खत्म हो गई उस वजह से जाते थे। दूसरा तो जो शिकार करने वाले जो जानवर हैं उनका पीछा करते करते है दूसरी जगह तक पहुँच जाते थे। और तीसरा अगर हम कारण देखें तो तीसरा कारण ये है कि जो मतलब पेड़ और जो पौधे या फल फूल जो अलग अलग मौसम में आते हैं, तो उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार वो अलग अलग इलाकों में घूमा करते थे। अब मतलब ये है कि मान लो कोई, वैसे तो अब तो हर एक सीज़न में मतलब इतना ज़्यादा आधुनिक कृषि हो गई है, तो हर एक सीज़न में मतलब फसल हो जाती है, परंतु पहले क्या होता था कि ऐसा तो कुछ था नहीं। तो जो चीज़ मतलब मान लो जो आम का सीज़न है वो गर्मी में होता है, तो उसी टाइम पर ही होगा तब के ज़माने में। अब तो ठंडी में भी हो जाता है। तो क्या है कि मतलब वो लोग क्या करते थे कि एक वनस्पति या मान लो किसी जंगल में कोई 2-3 प्रकार की वनस्पति लगी है और वो शायद एक ही सीज़न में होती हो और दूसरे सीज़न में होती ना हो, उनके पेड़ झड़ जाते हो, तो वो लोग उस चीज़ को लेकर के मतलब दूसरे जंगल चले जाते थे कि शायद वहाँ पर दूसरी वनस्पति प्राप्त हो जाए और उसे हम खा लें, अपना अपनी भूख मिटा लें। तो इस हिसाब से मौसम के हिसाब से ये लोग परिवर्तित हुआ करते या जाया करते थे। और दूसरा कि जो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन मतलब रहना संभव नहीं होता है। पानी, झीलें, झरने, नदियाँ ये सारी चीज़ें अगर आपको ना मिले और आस-पास जो सूखा रहेगा तो आप क्या करोगे? एक स्थान से दूसरी जगह। और कभी-कभी क्या होता है ज़्यादा पानी आ जाता है तो भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे कि गर्मी के सीज़न है, हम देखते हैं कि हमारे आस-पास के एरिया जो कि बहुत ज़्यादा मतलब सूखा पड़ जाता है। तो हम लोग हैं तो मतलब क्या कहा जाता है जो सबमर्सिबल बोला जाता है उससे पानी निकाल सकते, परंतु उनके पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो लोग क्या करते थे जब सूखा पड़ जाता था पानी के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं होता था, पानी वानी नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे कि दूसरी जगह पर जाते थे, दूसरी जगह पर जाते थे और दूसरी मतलब नदियों से वहीं पर रह जाते थे। तो ये 4 कारण हैं जो कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। अब अगर हम बात करें तो अखेटक जीवन की विशेषताएँ क्या थी? अब इनके जीवन की विशेषता जैसे कि ये लोग झुंडों में रहा करते थे। जैसे कि आज तो कोई समुदाय मान लो, हाँ, झुंडों में रहना समुदाय मान सकते हो कोई। तो ये लोग क्या है कि झुंडों में रहा करते थे और एक स्थान से मतलब एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते थे। मतलब आज यहाँ पर हैं, तो कल यहाँ पर पहुँच गए। तो ये स्थायी नहीं था कि हाँ, इनको यहीं पर ही रहना है। फिर ये लोग क्या करते थे पत्थर और लकड़ी या हड्डियों के औज़ारों का उपयोग करते थे। पत्थर जैसे कि मान लो कोई खाल-वाल निकालना हो, लकड़ी हो गई, तीर धनुष इन चीज़ों का इस्तेमाल करके शिकार करना हो, हड्डियों, इन सब चीज़ों का औज़ार जो कि औज़ार के रूप में ये लोग उपयोग किया करते थे। वो भी ज़्यादातर शिकार के तौर पर या जब किसी वनस्पति को काटना हो या किसी खाल को निकाल कर के ये लोग क्या करते थे कि पहना करते थे कपड़े के रूप में। तो ये करना हो तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। आज की खोज सुरक्षा और भोजन पकाने के लिए आग है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि आग की खोज सुरक्षा और भोजन पकाने के लिए ये भी हो सकता है कि जो आग की इन्होंने खोज की थी वो सुरक्षा, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई जानवर है और मान लो शेर ही मान लो, वो भी शायद आग से डरता है। तो अगर जैसे आप किसी जंगल में हो और शेर और ना आ जाए तो आप क्या करोगे कि अपनी जहाँ है मेन गेट होगा, जैसे यहाँ पर मेन गेट है तो यहाँ आसपास आग जला दोगे। तो क्या होगा कि वो जानवर नहीं आएगा, जो भी मतलब शिकारी करने वाले जानवर होते हैं ना, शिकार करते हैं लोगों का,
तो वो जानवर नहीं आएंगे। तो मेन चीज़ ये सुरक्षा के बेस पर किया करते थे भोजन पकाने। ऐसा भी माना जाता है कि जब इन्होंने आग का आविष्कार जब कर लिया था, तो इनका जो मीट है या जो भी ये शिकार करके लेके आते थे जानवरों का, तो वो आग में शायद गिर गया था, फिर वो भुन गया था, फिर उसे शायद खाया तो इन्हें लगा कि हाँ, आग में पका हुआ भोजन ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। और फिर ये लोग क्या है कि गुफाओं या झोपड़ी नुमा घरों में निवास भी करने लगे थे। बहुत सारी अगर हम देखें तो एक भीमबेटका गुफा है, मतलब गुफाएं तो बहुत प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश में एक है गुफा, और हाँ, भीमबेटका गुफा प्राप्त हुए, लखुंडिया जो कि, और उत्तराखंड की तरफ ये सारी गुफाएं जो कि प्राप्त हुई हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि ये लोग प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण युग के लोग रहा करते थे। और झोपड़ीनुमा जो कि घरों में बना करके रहा करते थे, क्योंकि ठंडी में अधिक ठंड तब पड़ती थी, और शायद गर्मी में कहा जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो इस चीज़ से बचने के लिए ये लोग ये चीज़, मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल या आवासों में रहा करते थे। और सुरक्षा भी एक तौर पर, हाँ, आवास में रहना था। अब इनके औज़ारों की हम बात करें तो इन सारी गुफाओं में ये लोग रहा करते थे, और इन पर चित्र भी उकेरे गए हैं। आप अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा। तो इन गुफाओं में रहा करते थे, ऐसे औज़ारों का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे खालों को नुकीलने में, और कहा जाए तो जो वनस्पति है या पेड़ों की कटाई, इन सब चीज़ों को, और मीट जो काटना हो, इस सारी चीज़ों में ये लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। पत्थरों, लकड़ी, हड्डियों का इस्तेमाल। फिर अगर हम बात करें बसने की प्रक्रिया इनकी क्या थी, तो लोग द्वारा जो कि, मतलब पहले क्या करते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग अब एक ही स्थान पर रहना शुरू कर दिए, मतलब अपना पूरी लाइफ तो नहीं, पर मतलब कहा जाए तो एक ही स्थान पर ये लोग रहने लगे, और वहीं पर कहा जाए तो ना वनस्पति की कमी, ना कहीं मतलब इधर उधर जाना, तो ये सारी चीज़ें ये लोग बंद कर चुके थे, और एक ही स्थान पर रहना। तो बसने की प्रक्रिया क्या थी कि ये लोग एक स्थान पर रहना क्यों स्टार्ट कर दिया, तो देखा जाता है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अब अगर मान लो आप किसी जगह पर रहते हो, वहाँ पर आपने जानवर पाल लिए, तो क्या होगा, आपको उनकी देखभाल करनी होगी, और आप उन्हें कहाँ लेकर के जाया जाया करोगे। उन्हें पहले तो गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, उनको लेकर के चल दिए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। साथ ही पौधे उगाना, आप मान लो किसी एक जगह पर हो, और क्या होगा कि आपने फसल लगा दी, और फसल तो 6 महीने की होती है, मान लो 4 से 6 महीने के बीच में मान सकते हो होती है। तो अगर आप वहाँ नहीं रहोगे तो फसल तो पूरी बेकार हो जाएगी, उसकी कटाई बुवाई ये सारी चीज़ें उन्हीं 4 से 6 महीने के अंदर आती। तो आपको तो एक जगह पर रहना, क्योंकि फसल को तो उठा करके नहीं दूसरी जगह ले जा सकते हो, तो इस वजह से वो लोग धीरे धीरे बसना स्टार्ट कर चुके हैं। फिर क्या होता है कि पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। मतलब ये है कि जिन पौधों को इन लोगों ने अपनाया, वो जो जंगली पौधे होते हैं बहुत सारे, आपने अमेज़न जंगल और भी बहुत जो घने घने जंगल होते हैं तो उनमें नाम सुने होंगे कि ये जंगली है, इसमें जहर सा निकलता है, आप छूओगे मर जाओगे, ऐसे ही मतलब होता है। तो जो जानवर और पौधे वो लोग क्या करते थे अलग, आपने जंगली भैंसा देखा होगा, और जो नॉर्मली भैंस है, जो जंगली भैंस देखी होगी, जंगली कुत्ता देखा होगा, तो वो लोग ज़्यादा खतरनाक होते जंगली वाले, और वही जो हम पालते हैं वो शायद कहा जाए तो हमारा शिकार नहीं कर सकते, वही जंगली जो कि हमारा शिकार कर सकते। तो क्या है कि ये लोग धीरे धीरे मतलब पौधे और जानवरों को अपनाना, या हम ये कहें तो कृषि करना स्टार्ट कर दिया, और पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से, या ये लोग क्या हुआ कि एक स्थान पर, मतलब पौधे और जो जानवर का लोगों का चयन करते थे, मतलब बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए जो पौधे या जानवर हैं, यही लोगों का चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अब हम देखते हैं आगे, उदाहरण दूंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो क्या है कि जो मतलब जो लोग थे वो पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे, जो अच्छे किस्म के पौधे और अच्छे किस्म के जानवर होते थे उनको चुना करते थे, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। अगर आप मान लो जो व्यक्ति बार बार बीमार होता है तो उसे कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है,
तो ये लोग क्या करते थे कि एक अच्छे किस्म के पौधे को चुनते थे, अच्छे किस्म के जानवर को चुनते थे, और कहा जाए तो ऐसे पौधे नहीं चुनते थे जो कि बार बार बीमार, मतलब जानवर नहीं चुनते थे जो कि बार बार बीमार हो जाए। यही नहीं, ये लोगों ने अपने पौधों को चुनते समय भी बड़े दाने वाले अनाजों को चुना, मतलब जिनमें बड़े बड़े दाने होते थे अनाज, जिसे हम देखते हैं। हाँ, मक क्या बोलते हैं उसे, मखन्ना नहीं, क्या बोलते हैं, मक्का शायद, हाँ। तो उसके दाने क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े होते हैं, तो उसी टाइम में वो बड़े अनाजों को, जैसे हम बाजरा बोलते हैं, ये सब क्या है, बड़े अनाज में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को चुनना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इनकी मजबूत डंठें अनाज के पके दानों के भार को संभाल लेती थी। अगर आप देखोगे, जो पतला पतला सा अगर पेड़ है और ऊपर बहुत ज़्यादा है लोड है, तो क्या होता है, वो टूट जाता है। वहीं पर अगर मोटा पेड़ हो और उसके ऊपर चाहे जितना लदा हो, तो वो टूटता नहीं है। तो ये लोग क्या करने लगे कि जो तना है वो मजबूत देखना स्टार्ट कर दिए, ताकि क्या होगा कि उगने के बाद जो भी जो फल होता है, जो भी हम मानते हैं, जो ऊपर का एरिया, वो सुरक्षित रह सके। उन्होंने जानवरों के आगे प्रजनन के लिए भी चुना। उन्होंने अच्छे किस्म के जानवर चुने और वो आगे प्रजनन कर सके, ये भी चुना। आमतौर पर अहिंसक होते थे, मतलब वो किसी का शिकार नहीं करते थे जानवर, और इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जो जानवर हैं वो कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। अब अगर हम देखें तो जैसे गाय है, ये सब क्या है, ये शिकार नहीं करते, भैंस है, ये शिकार नहीं करती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे इन लोगों को अपनाना शुरू कर दिया, जो भी जानवर शिकार नहीं करते। तो इनको अपना करके फिर इन्हें पालना शुरू कर दिया, फिर इनके प्रजनन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। और पौधे जो कि कहा जाए तो जंगली पौधे होते हैं, उनको अगर आप फल भी खा लेते हो उनका, तो आपको मृत्यु हो सकती है। तो इन लोगों ने ना, मतलब अलग किस्म के पौधे जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, और इन्हें खाया तो इन्हें लगा कि हाँ, ये मतलब जो पौधे हैं ये जंगली पौधे नहीं हैं। अब हम देखते हैं बसने की प्रक्रिया, जो कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। लोग क्या करें कि धीरे धीरे बसना शुरू कर दिया था। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई यह जो, मतलब कहा जाए प्रक्रिया, वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। क्योंकि अगर लोग अखेटक होते तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस वनस्पति पर ही निर्भर रहते, ना लोग कृषि करते, ना ही आज धीरे धीरे इतनी कृषि आगे बढ़ती। तो क्या है कि इनकी देन ही हमें, मतलब मानी जाती है कि हाँ, हम जो आज भोजन करते हैं या आज जो कृषि करते हैं, इन्हीं की देन है। और इन लोगों ने धीरे धीरे कृषि को अपनाया और एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया। किसी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन, जो कि यही मानी जाती है प्रागैतिहासिक काल, फसलों में गेहूं तथा जौ आते थे। क्योंकि हम जौ देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में भी। और कहा जाए तो अभी आगे पढ़ोगे आप लोग, क्लास, हाँ क्लास 3 में। तो उसमें क्या है कि सॉरी, चैप्टर 3 में, और क्लास 6। तो उसमें क्या है कि आप देखोगे गेहूं जौ ये ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता में अपनाया गया था। उसी तरह आप ये भी देखोगे कि ये जो पालतू जानवरों में, जो कि भेड़ बकरी कुत्ते, ये चीज़ें आती थी। अब अगर हम बात करें तो जो खाद्य संग्राहक और उनके जीवन शैली को लेकर के, तो भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार एवं जंगली पौधे पर निर्भर, इनका जो खाद्य संग्राहक था, शिकार था, जंगली पौधों पर निर्भर रहना था। इनकी जीवन शैली क्या है, तो ये लोग स्थायी कृषि पशुपालन नहीं थे। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, फिर धीरे धीरे स्थायी कृषि पर आए और पशुपालन करना। और ये लोग जो पर्यावरण है उस पर पूर्ण पूर्ण निर्भर थे। मतलब अगर हमें जो चीज़ प्राकृतिक से प्राप्त हो जाएगी वही हम खा लेंगे, वहीं पर रह लेंगे, ये चीज़ ये लोग किया करते थे। और जैसे कि कृषि, ये सारी चीज़ें धीरे 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 विकसित हुई, परंतु पहले ये चीज़ें विकसित नहीं थी। पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर रहना ये लोग रहा करते थे। मौसम के अनुसार स्थान में परिवर्तन भी करते रहते थे। मान लो कोई हिमाचल, हाँ हिमाचल में रहता हो और वहाँ पर अधिक ज़्यादा ठंडी हो, तो ये लोग क्या करते थे, थोड़ा गर्म वाले एरिया में आ जाया करते थे। तो मौसम के हिसाब से जहाँ गर्मी बहुत है, सूखा पड़ गया, नदी वदी, मतलब जो नदी या कहा जाए जल स्रोत हैं
वो है समाप्त हो गए, और कहा जाए तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी समाप्त हो गए। तो इसमें क्या किया करते थे, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब परिवर्तन के कारण क्या है, कभी कभी हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन होते हैं, बर्फ युग का अंत हुआ, क्योंकि हम जब जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि धीरे धीरे पहले क्या थी, हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, फिर उसमें धीरे धीरे पानी आया, फिर अचानक से ठंडी आई। तो ये ऐसे हमारी में जो पृथ्वी है वो परिवर्तित होती रही। तो इस वजह से जो बर्फ़ का युग था वो समाप्त हुआ। तो इनके लिए जनसंख्या वृद्धि करना ये लोग स्टार्ट कर दिए, और जंगली घासों पशुओं का अवलोकन भी करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो स्थायित्व की आवश्यकता, जो भोजन की निरंतरता हेतु लोगों ने कृषि भी स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें कृषि की शुरुआत, तो इन लोगों की कृषि की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले हम फर्टाइल क्रिस्टल जो कि देखें तो सबसे पहले हमें पश्चिम एरिया, यहाँ पर कहा जाए तो कृषि स्टार्ट हो गई थी होना। तो इसमें खेती शुरू हो गई थी, वो भी पश्चिम वाले एशिया में। वहाँ पर कहा जाए तो सीड्स उगना, या हम कहें तो जो भूमि है उसमें क्या हुआ था, फर्टिलाइज क्रिस्टल बनने स्टार्ट और कृषि होना स्टार्ट हो गई थी। भारत में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में खेती के प्रमाण मिलते हैं। और हमने देखा मतलब आगे चैप्टर में आएगा कालीबंगा, जहाँ पर जुते हुए खेत, जौ, चावल, 9 प्रकार की जो कि जो मतलब बीज हैं, या हम ये कहें तो फसलों के बारे में हमें पता चला है। तो भी आगे वीडियो या आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे। अब गेहूँ और जो चावल जैसी फसलें उगाई जाने भी लगी थी, जो आपको हर जगह दिखेगा। तो जो अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा, और चावल गेहूँ, ये 3 फसलें तो मुख्य उस वक्त थी, और आज भी कहा जाए तो चावल गेहूँ तो मुख्य ही है, जो इतना नहीं है वैसे, पर ये दोनों तो बहुत ज़्यादा मुख्य हैं। ज़्यादातर होती भी आपके आसपास होंगी, और जो तो बहुत कम बोया जाता, पर अच्छी फसल तो जो ही है। अब पालतू पशु की बात करें तो ये गाय, भेड़, बकरी, सुअर, ये सारी चीज़ों को पाला करते, मतलब इन जानवरों को पाला करते थे ये लोग। तो अनाज के उपयोग की बात करें तो बीज के रूप में हम अनाज का उपयोग कर सकते हैं, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, और भंडार के लिए। आपने देखा होगा बीज के रूप में पहले क्या होता था कि लोग जो भी कृषि से मतलब बोते थे, फिर उससे जो उगता था फिर वो उसी को मतलब रख लेते थे, और कहते थे कि अगले दिन मतलब सॉरी अगली बार या अगले साल बोएंगे। और खाद्य के रूप में आप जो खाना खाते हो उसके रूप में हो गया। उपहार के रूप में पहले क्या होता था कि लोग अनाज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आज के भी टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परंतु आजकल कोई उपहार के रूप में नहीं देता है। परंतु पहले क्या होता था कि सब लोग उपहार के रूप में अनाज को दिया करते थे, जिसके पास में जो नहीं होता था तो वो दे दिया करते थे उपहार के रूप में। तो उपहार के रूप में आप अनाज का उपयोग करते। भंडारण के रूप में ये है कि आपने मान लो 10 कुंटल है गेहूँ पैदा किया, और आपको नीड है सिर्फ 2 कुंटल की, तो आपने क्या किया कि 8 कुंटल रख लिए, कि हाँ मतलब आगे जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भंडारण आपने कर लिया। तो ये इस तरह हम अनाजों का उपयोग कर सकते हैं। फिर आते हैं भोजन उत्पादक समाज की विशेषता। हाँ, भोजन उत्पादक जो समाज की विशेषता क्या थी, तो ये लोग क्या करने लगे थे, धीरे धीरे स्थायी बस्तियों की स्थापना करने लगे थे, कृषि उपकरण का विकास करने लगे थे। मान लो हल, जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता से पता चलता है, वैसे इतना पुराना इनके में नहीं, पर मिट्टी के बर्तन भी बहुत ही ज़्यादा कहा जाए पुराने टाइम से, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती। तो कृषि के उपकरण जो कि हमें प्राप्त होने लगे थे, मतलब या ये लोग उपयोग करना शुरू कर दिए थे, या विकास होना शुरू कर दिया था। मिट्टी के बर्तन मिलते, भंडारण तकनीक मिलती है हमें यहाँ से भी। वस्त्र निर्माण एवं व्यापार की शुरुआत भी हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि व्यापार और
जो वस्त्र निर्माण, ऐसे हमें उद्योग मिलते हैं। व्यापार जो कि मेसोपोटामिया और फ्रांस की जो सभ्यता है या नील नदी की सभ्यता, तो इनके साथ में व्यापार होना स्टार्ट हो गया था। अब हम बात करते हैं एक नवपाषाणिक पुरास्थल। तो हाँ, अब हम बात करें एक नवपाषाणिक पुरास्थल। तो ये एटलस में जो तुर्की में ढूंढा गया था कि एक नवपाषाण युग जो कि सबसे जो प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक माना जाता है। ये चताल युग तुर्की में है। ये इतना जो पुराना स्थल है ये चताल है शायद, हाँ चताल युग तुर्की में है। और ये दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी। मतलब यहाँ क्या था कि दूर दराज जितनी भी दूर से या अलग जो एरिया थी वहाँ से चीज़ें लाई जाती थी और इसका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ, ये सारी चीज़ें कहा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी चीज़ें लाई जाती थी तब के ज़माने में। और ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। मतलब ये है कि जब नवपाषाणिक जो पुरास्थल की बात करें तो हम देखते हैं कि व्यापार ट्रेड्स होना स्टार्ट हो गया था। और उस समय कहा जाए तो कोई परिवहन और वाहन का विकास भी नहीं हुआ था और इतनी दूर दूर से कहा जाए तो व्यापार होते थे। और जैसे मान लो आप भारत में रहते हो और हमारे वहाँ मान लो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, मान लो जो मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पर पत्थर मिलते हैं और वही पत्थर अगर देखा जाए 12,000 साल पहले हमें मिले रूस, अमेरिका या मान लो कहीं पर भी, तो हम लोग अचंभे में रहते क्योंकि तब तो ना कोई मतलब वाहन थे कि तुरंत पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि हाँ मतलब तब ना कोई पहिया या ना कोई वाहन विकसित हुआ था। तो लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद करके ले जाया करते थे। तब ट्रेड्स ऐसे ही होता था। फिर हम बात करते हैं जो भारत में प्रमुख नवपाषाण स्थल। तो भारत के जो प्रमुख नवपाषाण स्थल हैं जैसे स्थान के रूप में देखें तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, इसमें प्रारंभिक कृषि के बारे में पता चलता है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में चावल के प्रमाण इसमें पता चलते हैं। मतलब जो बेलन घाटी है वहाँ पर चावल के प्रमाण मिलते हैं। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, इसमें भूमिगत आवास मिलना स्टार्ट हो गए थे। और हल्लूर ये एक स्थान है जो कि कर्नाटक में, यहाँ पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते। चिरांत ये बिहार स्थाई गांव यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो आप ये जो हैं ये यहाँ से लेकर के ये तो ये एरिया है जहाँ जहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। और ये जो इस वक्त मेन एरिया है वो है। हाँ, तो ये जो कि मतलब ये सारी जगहें हैं जहाँ से ये प्राप्त हुए हैं ये सारी प्रमाण और ये उनके राज्य हैं। और स्थाई गांव जैसे कि मतलब लोग, जैसे आज स्थाई गांव है ना कि लोग एक ही जगह पर रहते हैं, तो वैसे स्थाई गांव भी प्राप्त होने लगे थे। अब आते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। तो हम जो जब लोग है खेटक खाद्य संग्राहक से जो कृषि उत्पादन करना स्टार्ट कर दिए तो उनके सामाजिक और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो परिवार एवं समाज की अवधारणा विकसित हो गई। लोग अपना खुद का परिवार और समाज क्या बोलेगा वही वाला कि चार लोग क्या बोलेंगे, तो उसकी अवधारणा विकसित होना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर मृद भांड हो गया। ये सारी चीज़ें कहा जाए कला हाँ तो ये नहीं है। हाँ, तो कला और मृदभान ये चीज़ें भी विकसित होने लगी थी। गुफाओं में है बहुत सारी चित्र मिलते हैं और कहा जाए तो मतलब जो भी उन लोगों ने चित्र बनाए, रंगोली जो भी उन्होंने सजाए, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो धीरे धीरे समाज में परिवार की अवधारणा भी आने लगी थी। और मृदभान जो कि मिट्टी के बर्तन जिन्हें बोलते हैं। मृदभान का मतलब होता है कि पक्की हुई मिट्टी का बर्तन। आपने देखा होगा जो कुम्हार है
क्या करता है कि जो मतलब कोई मटका है, मान लो ये मटका है बना, कच्चा होता है, फिर उसे पकाता है, तो इसे हम मृत भांड कह सकते हैं। तो मृत भांड इसे ही कहा जाता है। कला उनकी जो भी वो पेंटिंग वेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, तो ये चीज़ें प्राप्त होना शुरू हो गई, या ये भी परिवर्तन आते रहे। अब हम एक बात मतलब एक क्या है कि हमें मतलब मेहरगढ़ है जो कि वहाँ से एक कब्र प्राप्त होती है। मेहरगढ़ की एक कब्र जो कि प्राप्त होती है, उसमें क्या है कि जो मृतक है उसके साथ में बकरी और को भी दफनाया गया है, जो कि परलोक में मृत के खाने के लिए रखा गया है। मतलब ये है कि इन लोगों की ऐसी अवधारणा थी कि जो भी ये व्यक्ति जो भी रहा हो, तो ये मरा है तो इसको जो जो पसंद हो, जैसे सोना पसंद हो, बकरी पसंद हो, चिड़िया पसंद हो, मतलब जो भी उसे पसंद हो वो उसके साथ में दफना दिया करते थे। कभी कभी कहा जाए तो सोना भी बहुत ज़्यादा बरामद हुआ है। जो अमीर होता था वो सोना, और जो गरीब होता था उसके पास में मिट्टी के बर्तन। इन लोगों की ये अवधारणा थी कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पर मरा है तो अब ये दूसरे जन्म मतलब दूसरी एरिया में जाएगा। इनके हिसाब से एरिया मान सकते हैं, बाकी हम लोग दूसरा जन्म मान सकते हैं। तो वहाँ पर दूसरा जन्म में जाएगा तो वहाँ पर इन लोगों का इस्तेमाल कर लेगा, इन सारी चीज़ों का। तो इसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जा कर के इस्तेमाल कर लेगा। तो इनकी ये अवधारणा थी। उन्हें क्या पता था कि मतलब कि ये भी लोग इसी में मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा काम। तो इन लोगों की ये अवधारणा थी। ये मेहरगढ़ की जो कि कब्र का पता चलता है। कुछ कब्र कहा जाए तो 20-20 लोगों की एक साथ, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पुरास्थलों को लेकर के। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर हमें औजार प्राप्त हो। जैसे मैंने अभी दिखाया था, ऐसे ऐसे कुछ करके औजार बने हुए थे, कुछ ऐसे करके औजार। तो बर्तन, मृत भांड, ऐसे करके मृत भांड बना हुआ था। तो औजार जो कि बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे हम पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं के निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया हो, बाद में वे उन्हें छोड़कर गए हों, और ज़मीन के ऊपर अंदर या कभी समुद्र व नदी के तल पर पाए गए। मतलब आसमान से लेकर के नीचे तक कहीं भी पाए गए हों जो भी चीज़ें, यही औजार, बर्तन और इमारतें। तो ये सब क्या होगा कि पुरास्थल में इनका अध्ययन किया जाता है, जिन्हें पुरास्थल कहते हैं। अब नाम और तिथियों के बारे में जान लो। तो क्या है कि जो पुरापाषाण काल या हम कह प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, तो इनमें क्या है कि जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें पुरातत्व ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। जो भी आप काल के बारे में पढ़, सबसे पहले वाले के बारे में पढ़ रहे हो तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ये सारी चीज़ें हमें, नवपाषाण, लघु पाषाण, ये सारी चीज़ें पता चलती। तो जो पुरातत्वविद हैं हमारे आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया है कि इन्हें इनके जो नाम हैं ये बड़े बड़े नाम रखे हैं, और जिन युग के बारे में आप पढ़ रहे हो उनके बारे में जानने में आसानी होगी। अब आधुनिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आधुनिक काल सॉरी आरंभिक काल है। जो आरंभिक काल जो सबसे पहले आरंभ ही हुआ है उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पूरा मतलब यानी प्राचीन होता है, और प्रमाण यानी मतलब पत्थर से बनी हुई चीज प्राप्त हो। तो ये अगर हम देखें सबसे पुराना जो पुरापाषाण कहा गया है, तो हम देखते हैं जो गुफा होती है उसमें जो लोग रहा करते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि जो भी मतलब गुफाएं थी उन पर चित्रकारी करते थे। तो पत्थर पर हमें चित्रकारी औजार प्राप्त होते हैं, और प्राचीन है तो इसलिए इसे पुरापाषाण। और यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व पर बताया। मैंने अभी बताया कि था कि पत्थरों के औजारों को लेकर के होता है। यहाँ से हटा दे। हाँ, फिर पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले, जो पुरापाषाण काल है जो सबसे पुराना माना जाता या आरंभिक काल माना जाता है, ये 12,000 साल मतलब माना जाता है। ये 12,000 जो कि माना जाता है, और साल पहले के दौर मतलब इसका माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। अब इसे क्या किया गया है, 3 पार्ट में विभाजित, एक सेकेंड, 3 भाग में विभाजित किया गया है।
तो अब हम देखते 3 पार्ट में विभाजित क्या किया गया। आरंभिक, जिसे आरंभिक एक है, फर्स्ट आरंभिक। सेकंड अगर हम देखें तो मध्य है, और एक है उत्तर, उत्तर पुरापाषाण। तो ये 3 भागों में मतलब है बांटा गया है। तो मानव इतिहास का लगभग 99% जो कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। ये जो काल है इसी काल के दौरान घटित हुई हैं, और जो कि मतलब पर्यावरण या बदलाव मिलते रहते इस काल में। जैसे कि अगर हम बात करें मेसोलिथ, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण युग, इसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। और इसके समय मतलब लगभग जो कि 12 साल से लेकर के, इसका समय जानते हो कितना है, सॉरी 12,000 से लेकर के 10,000, 12,000 से लेकर के 10,000 जो कि इसका समय माना जाता है, वो भी मध्य पाषाण युग का। इसका जो कि समय इतना माना जाता है। और इस काल का जो जो पाषाण औजार है वो आमतौर पर बहुत छोटे मिले, मतलब इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहते हैं। अब इसे जो कि औजार हैं, पहले क्या होते थे बड़े बड़े, फिर धीरे धीरे क्या हो गए छोटे छोटे औजार। तो इसे जो छोटे औजार होते तो इसे हम लोग मतलब जो पुरातत्व या आर्कोलॉजिस्ट हैं, इसे माइक्रोलिथ, या हम कहें तो लघु पाषाण युग कहना स्टार्ट कर दिया मध्यकाल को। और इनमें औजारों में अगर हम देखें तो हड्डी, लकड़ी, मुद्रा लगे जो हंसिया, मुट्ठे, सॉरी यहाँ पर दिख भी नहीं रहा, मुट्ठे लगे हुए हंसिया, आरी जैसे औजार, ये सारे प्राप्त होते हैं। साथ ही जो पुरापाषाण युग वाले जो औजार भी इसी दौरान बनाए जाते थे। मान लो पहले क्या होता था कि कंप्यूटर बनाए जाते थे। मान लो ये कंप्यूटर है, एक सेकेंड, आल्टो नहीं आ रही है ना। मान लो ये एक कंप्यूटर है, यहाँ पर थोड़ा कीबोर्ड रख दिया, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा कीबोर्ड, यहाँ पर कुछ बना है। तो मान लो कि क्या होता था कि पहले है ये चीज़ें बनती थी हैं, और आज हम बात करें तो एकदम पतले पतले लैपटॉप आती हैं, क्योंकि इससे टाइम में आप है उन पर मतलब टाइपिंग करो, चाहे जो करो, जो भी देखना हो। तो क्या हुआ कि ये बनना बंद हो गए, ये तो बनना बंद नहीं होंगे, ये भी बनते होंगे। मान लो जैसे कि नोकिया का फ़ोन है, ऐसे वाला बटन वाला, और ये नोकिया का फ़ोन है। और आज क्या है, आप है एकदम पतला सा एकदम स्मार्टफोन यूज़ करते हो, यहाँ पर पिन लगा हुआ, बटन वटन तो होते नहीं, अब छोड़ो। तो ऐसा फ़ोन यूज़ करते हो, तो क्या ये फ़ोन बनना बंद हो जाएंगे? तो ऐसा ही पहले भी था कि जो कि मध्य पाषाण जो कि धीरे धीरे लोग डेवलप होना स्टार्ट कर लिए, तो जो छोटे छोटे औजार बनाना स्टार्ट कर लिए। परंतु क्या होता था कि जो पुराने औजार थे वो बनना दो मतलब कहा जाए तो चालू था। तो अगले युग की बात हम करें तो जो 10 साल पहले से होती है, इसे हम नवपाषाण कहते हैं। मतलब 10 साल के बाद में मान लो 9,000, 8,000 कुछ भी मान सकते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, नवपाषाण युग, नवपाषाण युग इसे कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है कि हमने कुछ स्थानों के नाम दिए होंगे, कि जैसे कि अगर हम बात करें नामों का प्रयोग किया है, इनमें नाम नहीं बताए, का प्रयोग करते हैं, और जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि हम उस काल के बारे में मतलब उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे, मतलब ऐसे नाम दिए गए हैं, परंतु हमें नहीं पता है कि उस काल में उनके नाम क्या थे। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता मान सकते हो,
नवपाषाण युग में अखेटक। अब इन निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष देखे तो अखेटक से भोजन उत्पादक बनना, जो कि मानव सभ्यता की नींव रखना हो गया। मतलब मान लो जैसे आप छोटे छोटे फ़ोन, या कहा जाए तो पहले ऐसे वाले फ़ोन यूज होते थे, तो ऐसे वाले जो फ़ोन यूज होते थे, धीरे धीरे आप क्या इस पर आना स्टार्ट कर दी नोकिया, फिर धीरे धीरे आप लोग क्या किया, मतलब जो कि टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो आज एकदम पतले पतले फ़ोन आने लगे। तो ये क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक कुल कहा जाए तो लोगों के लिए न्यू है, क्योंकि इसमें तो आप कोई क्लास नहीं ले सकते थे, इसमें भी आप कहो तो कोई क्लास नहीं ले सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते थे। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि डेवलप हुआ, तो एक न्यू ही तो धरना हुआ। तो वैसे जो भोजन उत्पादक है ये मानव सभ्यता के लिए एक न्यू के रूप में काम करती है, न्यू धारणा एक। और इस परिवर्तन से क्या हुआ कि गांव में व्यापार, तकनीक और जो सभ्यता का भी विकास होने लगा। धीरे धीरे लोग क्या है कृषि करना स्टार्ट कर दिए, और फिर तकनीकी कृषि के लिए उपकरण, ये सारी चीज़ें। और जिससे क्या हुआ कि सभ्यताओं का विकास भी होने लगा। जैसे हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता एक एक सुंदर उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता। तो यही से मानव इतिहास का वास्तव प्रारंभ होता है। जो खाद्य कहा जाए, अखेटक जो खाद्य संग्राहक से कृषि तक का सफर या भोजन उत्पादन, इसी से कहा जाए तो रियल जो कि हिस्ट्री वास्तव में प्रारंभ होती है। बाकी अब और कुछ हम देखते हैं तो इसमें हमें एक और अन्यंत्र मिला कि जो कि फ्रांस की गुफा में था, कि फ्रांस की गुफा में जो कि ये पुरास्थल की खोज के द्वारा 100 साल पहले 4 स्कूली जो कि छात्र कहा जाए तो घूमने ऐसे गए होंगे, तो उन्हें 20 साल पहले से लेकर के 10 साल तक के बीच बनाए गए होंगे। मतलब क्या है कि कुछ चित्र मिले उन्हें, जैसे कि आप किसी गुफा में जाओ घूमने, और या देखने ही जाओ ऐसे घूमने टहलने कुछ भी करने, तो मान लो आपको गुफा में दिख जाए कोई चित्र, तो जो चित्र मिले थे वो 20,000 से मतलब पूरा पाषाण काल से लेकर के 10,000 मतलब मध्य पाषाण काल तक कुल के बीच के बनाए गए थे। और उसमें भी कहा जाए तो जानवरों के चित्र, यहाँ पर देखो सांड दिख रहे हैं, सांड ही है शायद, हाँ, जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडे, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअर गहरे चमकीले रंग से चित्रित किए गए थे। और इन रंगों को लौह, अश्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। मतलब ये है कि प्राकृतिक रंग जो कि कहा जाए तो ये चारकोल जो होता है उसके द्वारा, और जो लौह अयस्क होता है उसके द्वारा पत्थरों को पीस करके और जो पत्तियों का रंग, फूलों का रंग करके लोग बनाया करते थे, जिससे क्या होता था कि पत्थरों के साथ में अभिक्रिया होकर के वो लोग जो मतलब चित्र है वो ऐसे ही टिके रहा करते थे। और इन चित्रों को उत्सवों अवसरों पर बनाया जाता था। जब उनका कोई इस उत्सव होता था, मान लो आज के टाइम पर दिवाली में क्या करते हो कि दिवाली में है सब लोग, ज़्यादातर सबके घर में है रंगोली बनती है, तो दिवाली के टाइम क्या होता है रंगोली बनती है, तो ये भी तो हमारे रिचुअल है। तो उनका भी ये यही रिचुअल रहा होगा, उनके लिए कोई और है, मतलब कहा जाए तो मेन रहा होगा, और उसमें ये लोग इस्तेमाल किया करते रहे होंगे। मतलब चित्रों को बनाया करते थे, शिकार करते थे या अनुष्ठान करते थे, तब इस चीज़ का प्रयोग वो लोग कर लिया करते थे। अब कुछ शब्द हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ शब्दों में उपयोगी शब्द हैं, जैसे अखेटक, खाद्य संग्राहक। आप इन शब्दों को जान गए तो पूरा चैप्टर समझ गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य, जो अखेटक खाद्य संग्राहक कौन है, तो वही जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में जाया करते। पूरा स्थल क्या है, तो वहीं पर जहाँ पर हमें लोहे के औजार प्राप्त होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि मान लो मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी जो भी प्राप्तें होती हैं, जो भी वो चीज़ पूरा स्थल में आती है, पुरानी चीज़ें। उद्योग स्थल, जैसे हमने देखा था कि तुर्की में और सीरिया, इन सारी जगहों पर हमें प्राप्त होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे पत्थर प्राप्त होते हैं, तो वो
उद्योग स्थल माने जाते हैं, या हम आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में लोथल हो गया, ये सारी जगहों पर उद्योग स्थल, कपड़े के उद्योग होते थे कालीबंगा में और लोथल में। आवासीय स्थल क्या है कि जहाँ पर लोग रहना प्रारंभ कर चुके थे, आवासीय स्थल में आएगा। पुरापाषाण जो कि 12,000 माना जाता है, 12,000 से आगे जो 13, 14, 15, 20 से लेकर के कुछ भी वो पुरापाषाण हो जाएगा। मध्य पाषाण जो कि 12,000 से लेकर के ऐसा माना जाता है कि 12,000 से लेकर के मतलब 10,000 के बीच में। वही लघु पाषाण काल जो कि जो लघु पाषाण एक सेकेंड हाँ जो लघु पाषाण काल है वो 10,000 से 12,000 से लेकर के 10,000 के बीच में माना जाता। वही मध्य पाषाण को लघु पाषाण कहते। कृषक के बारे में आप जो कृषि करना, ये सारी चीज़ें। पशुपालक जो पशुओं को पालता है। नव पाषाण युग जैसे हड़प्पा सभ्यता युग 10 से तुम्हें दिख जाए वही है। और लघु पाषाण को माइक्रोलिथ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए थे। अब कब्र मैंने दिखाया था ना, मेहरगढ़ की कब्र, उसमें क्या था, बकरी सब कुछ, सोना वोना सब कुछ उनके साथ में दफना दिया गया था। उनकी वो ये मान्यता थी कि दूसरा मतलब कोई स्थान है जहाँ पर हम लोग मतलब जो मरते हैं वो लोग जाते हैं और अब उनके उपयोग के लिए वो चीज़ें रख दिया करते थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है, अगर ये आप समझ गए तो चैप्टर आपके पूरी तरह से पल्ले पड़ गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।